बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं एक न्यू एपिसोड के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जो रिसेंट सिचुएशन चल रही है ईरान यूएसए वॉर की, और पाकिस्तान एक मेडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। रात को वज़ीर ख़ारजा इराक़ची इस्लामाबाद पहुँचे हैं, तो अभी बातचीत चल रही है, किसी डेडलॉक तक अभी बात नहीं पहुँची। तो अभी सिचुएशन वर्सन हो रही है। एक तरफ तो पीस ट्रीटी की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बहरिया हरमुज़ में एक दोनों तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है। अमेरिका वायलेशन कर रहा है उस चीज़ की, पीस ट्रीटी की। तो इसी सिलसिले में हमने बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ कादर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जो हमने पिछले भी वीडियोज़ में बात की थी कि सिचुएशन जैसे कि प्रिडिक्ट किया था वैसी सिचुएशन बिल्कुल हुई, कि मतलब पहले मराइल में बातचीत नहीं पहुंची, वही मफादात के ऊपर ही बात ख़त्म हुई, क्योंकि अमेरिका आपको पता है बो डाउन नहीं कर रहा। तो जिस सिचुएशन चल रही है, एक तरफ ये दोनों फरीक़ैन आ रहे हैं, पीस ट्रीटी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका बाड़ लगा रहा है। मतलब आपके किसी घर के बाहर आप बाड़ लगा दें, आपके जी अमन मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है दोनों चीज़ें? अमेरिका की क्या सोच है, वो क्या करना चाह रहा है, या वो एक उसकी चाल है, या वो क्या सिचुएशन सर क्रिएट हो रही है? सर आप ज़रा बताएंगे। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। जी सर। दुनिया में कोई भी जो पावर होती है उसकी, वो बेसिकली बगैर इकोनॉमिक पावर के नहीं बनती। नहीं बनते। तो अगर उसके पास इकोनॉमिक पावर है, देन उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, जो कुछ भी कह लें, देन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नीड मिलिट्री पावर। जी सर। तो यूएसए की अगर आप डोमिनेंस देखें तो मिलिटरीली वो अनक्वेश्चनेबल है। जी सर। तो उसके साथ अगर कंपैरिजन, अगर आप दुनिया में किसी भी मुल्क का कंपैरिजन मिलिटरीली करते हैं या इकोनॉमिकली करते हैं, तो एट करंट प्रेजेंट लेवल पे कोई भी नहीं है। जी सर। तो अब उसने अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए ये दुनिया को एक तरह का बता रहा है, पावर शो कर रहा है पावर शो का। कि अगर कोई भी कंट्री जो है उसको रेजिस्ट करेगी तो उसको किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरह का एक समझ लें कि दुनिया के अंदर दिस इज वर्ल्ड थिएटर। ठीक है सर। तो जिस वर्ल्ड थिएटर को सारी दुनिया जो है ऑब्जर्व कर रही है और अपने मामला देख रही है कि क्या हम, अगर यूएसए की जो ये हेजमनी है, जी सर। इस हेजमनी के ऊपर हम को या उसकी लाइन के ऊपर हम नहीं चलेंगे तो हमारे क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने लास्ट पोस्ट कार्ड में भी बात की थी कि जो उसके यूएसए के जो मेन उसका रीज़न है यहाँ पे रीजन के अंदर आने का और ये डोमिनेंस करने का, आज नहीं बल्कि कई सालों से है। लेकिन अब एक सूरत इमर्ज हो रही है जिसमें हमने कहा था कि उसको इसका एक राइवल जो है वो पहले उसका एक राइवल क्रिएट हुआ था आइडियोलॉजिकली, सोवियत यूनियन। लेकिन वो फिर उसके साथ 1989 के अंदर वो आइडियोलॉजी जो है क्लैप्स कर गई। और उसके बाद वो देखिए यूएसए ने अपनी हेजेमनी पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट कर। अब उसका चैलेंजर इकोनॉमिकली भी, और इसका यूएसए चाइना के तौर पर सामने आ रहा है। चाइना और दुनिया के दूसरे मतलब ब्रिक्स वगैरह ये ममालिक मिलके, इंक्लूडिंग ईरान, तो इन्होंने, क्योंकि ईरान का आइडियोलॉजिकली अमेरिका के साथ डिफरेंसेस है और उस कैंप के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश भी कर रहा है ब्रिक्स वगैरह के अंदर। तो वो ब्रिक्स को एज ए चैलेंजर के तौर पर देखता है। अब यूनाइटेड स्टेट में अगर आप देखें तो चाइना की जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस को अगर कंटेन करना है तो ये बड़ा आइडियल किस्म का ये गल्फ पाथ जो है। तो इसको जो है अगर वो कंटेन कर लेता है, पीछे भी हमने बात की थी, कंटेन कर लेता है, तो फिर वो चाइना को भी टेम कर लेगा। और वेनेजुएला से ऑलरेडी वो कर चुका हुआ है, क्योंकि किसी भी इकानमी को मूव करने के लिए यूनिट पावर, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए ये बिग सोर्स यही है। और इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर भी चाइना ही था, 90% यहाँ से आयल ले जाता था। तो अब वो उसको, अब ये एक इसका मेन मोटिव है। अब इसके साथ जुड़ गया आपके लॉन्ग रन मिसाइल भी जुड़ गए। उसके साथ फिर आप चाइना, ईरान जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल को भी इनरिच कर रहा है, बियॉन्ड जो है वेपन ग्रेड के ऊपर उसको इनरिच कर रहा है। तो अगर ये दो चीजें वो कर लेता है तो वो यूएसए के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा, इसलिए कि वो यूएसए की डोमिनेंस, क्योंकि ये अल्टीमेट वेपन ऑफ थ्रेट है ना, जो तो सर वो उसको कंटेन करने उसको बनने वो नहीं देगा। तो इससे वो दोनों पर्पस के सर होते हैं। तो सर, ये आपको नहीं लगता कि ईरान काफी हद तक कामयाब रहा है और अमेरिका नाकाम रहा है इस वॉर? अब इसमें देखा ना, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉर। इंडिया मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इन दोनों कंट्रीज का कोई कंपैरिजन नहीं। तो लेकिन ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो वो डैमेज कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स को, वहाँ पे कर सकता है। कितना कर सकता है वो अगर वो आसानी के साथ हो सकता होता तो इसके तक वो कर चुका होता। लेकिन उसको डिफिकल्टी आ रही है उस रीजन के अंदर, क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें तो इज वेरी डिफिकल्ट उतारना और उसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल है।
तो अब उसके लिए उसने ये नेगोशिएशन का रास्ता भी इख्तियार किया है कि अगर नेगोशिएशन से ये उठेंगे, लेकिन मुतालबात इस किस्म के हैं, अगर ईरान उनके मुतालबात को मान लेता है तो उसका जो उनकी करंट गवर्नमेंट है वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती। तो क्योंकि उनके मुतालबात साथ साथ बुलिंग भी कर रहा है, ठीक है ना, बुलिंग भी वो सेंस में कर रहा है कि ताकि वो ये पावर करा रहे कि हमने ये जो कुछ भी ट्रीटी करवाई ये प्रेशर के जरिए और इसने कम किया है बहुत प्रेशर, तो इसलिए फिर ये एक तरह का बन जाता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। जी सर। तो लास्ट टाइम भी हमने ये टर्म यूज़ की थी, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी था कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या है। चलिए इसी पॉडकास्ट में हम उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जी सर प्लीज। देखें, जो कंट्रीज होती हैं दुनिया के अंदर, जो प्रिंसिपल है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो है कि नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड्स। परमानेंट आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, स्टेट का इंटरेस्ट होता है। अब इसकी बेसिस के ऊपर आप अलाइंस भी बनाते हैं, जैसे नेटो था, वार्सा था, अभी यूरोपियन यूनियन का, ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अलाइंसेस भी बना लेते हैं। इस तरह ब्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन जो डोमिनेटिंग पावर है वो उसको ये सारे के सारे अलाइंसेस जो है थर्ड की शक्ल में बनाते हैं। तो उसमें जो अमेरिकन हेजमनी है उसमें डॉलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेट्रो डॉलर जो है उससे वो दुनिया के अंदर रूल कर रहा है। तो ये रीजन ऐसा है जिसमें जो चाइना विद द हेल्प ऑफ रशिया, ईरान ये कोशिश कर रहे हैं यार कि उस पेट्रो डॉलर से बाहर निकलें, प्राइमरी की बेसिस के ऊपर करें। तो इस तरह की ये एक्सिस्टेंशियल थ्रेट बन गई हुई है कि दोनों कंट्रीज इस तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है जिसमें दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। अगर यूएसए यहाँ से बैकआउट करता है या रिसीड करता है या डिफीट होती है उसको या अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करता, तो फिर ये वी विल नॉट रिमेन हेजेमोनिक पावर इन द वर्ल्ड, वो रिसीड करेगा। जैसे अभी आपके बैकयार्ड में सोवियत रशिया के अंदर हुआ, जब वो कोलैप्स किया, उसने यहाँ पे सोवियत से विड्रॉ किया आपके अफगानिस्तान से, तो ही वाज नो मोर पावर, वो सुपर पावर नहीं रहा। तो सिमिलरली ये एक तरह का एक्सिस्टेंशियल में इसी तरह अगर ईरान उसको डोमिनेट कर जाता है, किसी उसको उसके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव, बेसिकली ना तो अमेरिका ईरान को कैसे कर सकता है, ना ही ईरान अमेरिका को थ्रेट कर सकता है। लेकिन बात ये है कि ये पावर शो में जो भी अगर यूएसए सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इस रीजन को डोमिनेट कर लेगा और मोर देन 50 या 100 इयर्स डोमिनेट कर लेगा इस रीजन को। लेकिन सर अभी एक तरफ आप अमन की मायदे करते हैं, आपने यूनाइटेड नेशन बनाया हुआ, और दूसरी तरफ आप खुद ही उसकी बैक के ऊपर चेहरा सामने रख के इसको तोड़। सर हर मुल्क का राइट नहीं, हर मुल्क का हक नहीं है कि एटॉमिक पावर बनना, इकोनॉमिक पावर बनना। सर डेफिनेटली हर मुल्क का राइट है। अब इसमें बात ये है ना कि जब हर मुल्क जो है हम कहते हैं दे आर सॉवरेन कंट्रीज के अपने हर कुछ वो अपने डिसीजन खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा डिसीजन इसमें वो आपकी अगर आप अपना डिसीजन खुद कर ही नहीं सकते तो आपकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो जाती है। तो आपकी सॉवरेनिटी दूसरों अपने लोगों के अंदर क्या रहेगी? आज जो आपकी जो रजीम है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कोलैप्स कर जाती है कि वो आप सॉवरेन रह ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इकोनॉमिकल हार्डशिप्स हैं लोगों को, ठीक है ना, वेरी मच हार्डशिप। एक ये चीज है कि प्राइड उनको फील करिए कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं। जब ये प्राइड, ये यूनाइटेड स्टेट भी समझता है, ये प्राइड जब डैमेज हो जाएगी तो फिर ये डिफिकल्टी नहीं होगी। लोग तो उसके जो राइवल हैं वो कहेंगे इकोनॉमिकली भी गए और ये थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी भी मरी गई। तो इसलिए, लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं ना कि जो होती है ना नेगोशिएशन में भी आपका पावर पीछे चल रहा है, ठीक है। और जो अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने डेफिनेटली बड़ी कोशिश की दोनों को किसी तरह लाएं और ये मामला रिजॉल्व हो सके। लेकिन मसला ये होता है कि पाकिस्तान इज आल्सो इकोनॉमिकली वीक पावर, तो इसके पास ये न्यूट्रल रोल प्ले उस तरह नहीं कर सकता कि ठीक है जी ये हम गारंटी करा देते हैं। तो क्या ईरान ये बात एक्सेप्ट कर लेगा कि अगर पाकिस्तान की गारंटी की बेसिस के ऊपर क्या वो अपने उस मामलात को स्टैंडर्ड कर लेगा? तो सर जहाँ तक जैसा लग रहा है कि ईरान से मेडिटेट नहीं किया जा रहा, ईरान से बात मनवाई जा रही है अमेरिका के कहने के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक इकोनॉमिकली वीक कंट्री जैसा कि आपने बात की। और सर दूसरा पॉइंट ये कि ईरान की जो 2 मेजर डिमांड्स है, एक तो सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू हमारी सैंक्शन खत्म कर दी जाए और एसेट बहाल कर दी जाए। सर तो ये तो सर जायज केस में तो कोई, लेकिन असल में ये ना वो देयर इज इकोनॉमिक लाइफ लाइन। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो रजीम है, जो ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो वो उसमें उसको एक न्यू लाइफ, लीज ऑफ लाइफ मिल जाएगी ना। तो लीज ऑफ लाइफ देने के लिए उसको तैयार नहीं, वो उसको और प्रेशराइज कर रहे हैं, तो बिल्कुल लीज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा वो ये देखें ना, इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है कि जिसमें आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए कोई नेगोशिएशन कराएं। ये विन लूज वाला मामला है, या आप लूज करेंगे या विन करेंगे। तो लेकिन मैंने जैसे भी अभी आपको बताया कि जब आप इस तरह के रिलेशनशिप के अंदर जो है वो वेरी मच डिफिकल्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड के ऊपर एक थिएटर चल रहा है। तो इसमें आप जो भी पावर जो है इसमें वो वीकनेस शो करेगी, फिर वो उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, इस चीज से मैं एक और क्वेश्चन जनरेट करूंगा सर, क्योंकि बहुत सी अजीब सिचुएशन चल रही है। क्या सर इन केस अगर हम तसव्वुर करते हैं ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, ईरान के एसेट्स उनको वापस मिल जाते हैं, तो सर जो आजकल करेंसी पाकिस्तान के अंदर करेंसी का जो एक आई भी है सर, सारे लोग करेंसी ले रहे हैं सर, जोर शोर
पड़ा हुआ है कि हमें ईरानी करेंसी चाहिए हमें, जो सर तकरीबन 2-2.5 हज़ार में तकरीबन आपके 2.5-3 करोड़ मिलते थे, आज वो 1 करोड़ आपका 16,000 में मिल रहा है। तो क्या सर ये पाकिस्तान के अंदर ही जो डिमांड है उस वजह से बढ़ी है, या ये ईरान की जंग की वॉर की वजह से इंक्रीज हुई? सर ये बताइएगा। क्या सर ये ईरान की करेंसी चेंज नहीं हो जाएगी? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि अब करेंसी देखें ना, ये करेंसी के क्वेश्चन है ये करेंसी के देखें ना, ये स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में आप अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर वहाँ पे जो है रजीम जो है वो ये मामला कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है और इकोनॉमिकली दोबारा अपना स्ट्रेंथ रीगेन कर लेता है, अपनी पोजीशन इन द मिडिल ईस्ट वो ईरान कर लेता है, तो डेफिनेटली ईरान की करेंसी स्ट्रेंथन होगी। तो ये लोग जो है वो गेन करेंगे जिन्होंने ये स्पेकुलेट किया हुआ है। और स्पेकुलेशन में आप दूसरी साइड पे भी हो सकती है कि बिल्कुल ही रजीम जो है वो करेंसी को चेंज कर दे, ठीक है ना, या कहे कि विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप इसको रिप्लेस कर लें। आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये एक तरह का समझ लें कि जुआ टाइप चीज है, स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन में सम टाइम यू विन, सम टाइम यू लूज, तो ये लूज भी कर सकते हैं, विन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं ना, देखें इसमें जो हमारी बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर्शियन गल्फ के साथ, जिसमें आप मिस्र से लेके आप आ जाएं अपना सऊदी अरेबिया देख लें, उसको उसको वो थोड़ा पीछे हैं। अब ये बिल्कुल इसके क्लोज नाइबर देख लें, इसके ईरान के सऊदी अरेबिया देख लें, ओमान देख लें, कतर देख लें, बहरीन देख लें, और इवन मिस्र देख लें, तो ये सारे के सारे स्टांस अलाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट यहाँ से इस रजीम को चेंज करके जाए। ये मैं मेरी अपनी जो रीडिंग है, और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, वो करें। तो लिहाजा उनका भी इस बात पे है कि ये, क्योंकि उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बड़ा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नंबर 1। 2 उसमें रीजन है, उसमें उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है ईरान के और जितनी भी कंट्रीज हैं इनके दरमियान। पीछे उसके आप देख लें, जो वहाँ पे जो ड्रीम हुई है वो रिलीजियस बेसिस, सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर यमन है, और यमन जो है वो अलाई है इसका, फिर इसके साथ बहुत सारी आपकी जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, इस तरह हमास जो है वो प्रॉक्सी है। तो वो अगर वो डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है टू इसराइल, और अगर ये सर्वाइव करते हैं तो मैं समझता हूँ यूनाइटेड स्टेट इतना बड़ा लेके आया है, तो इसराइल ने क्या गेन किया? तो इसलिए ये एक मार्का होगा, ठीक है ना, एक बड़ी यहाँ पे जंग होगी। जंग के बगैर ये मामला सॉल्व नहीं होगा किसी तरह भी ना। अब देखें वहाँ पे उसने लिटानी रिवर तक उसने क्रॉस लाइन मार दी, यहाँ से आगे आप नहीं आएंगे। तो हमास का इशू जो था वो उन्होंने वहाँ मलियामेट कर दिया, वहाँ कौन रीबिल्ड करेगा और कैसे लोग सर्वाइव करेंगे। इसी तरह आप देख लें इन्होंने सीरिया जो था वो एक्टिव था बड़ा अगेंस्ट इसराइल, गोलान हाइट्स की वजह से। आपका मिस्र था, मिस्र का जो था वो उसका वहाँ पे भी उनके साथ कैंप डेविड मायदा उसमें साइन करना है। ये जो सऊदी अरेबिया और बाकी यूएई वगैरह है, इनका उनके साथ वो अकॉर्ड होने वाला था, ये जो इब्राहिम अकॉर्ड होने वाला था, उसमें अगर आप देखें तो उसके आगे वो अकॉर्ड अगर साइन हो जाता, उसमें सिर्फ ईरान की पोजीशन थी, वो उसके अंदर शामिल नहीं था। तो ईरान इसलिए उसमें शामिल नहीं था, अगर इब्राहिम अकॉर्ड हो जाता उसकी एग्जिस्टेंस किस पर्पस पे रहती। वो तो इसी बात के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं कि इसराइल को हमने स्मैश करना है, खत्म करना है दुनिया से। तो ये एक तरह का ये गुंजल बन गया हुआ है, तो जिसको आप डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की जितनी कोशिश करेंगे उतना गुंजल बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह का गुंजल जो बना हुआ है ना, तो उसमें जो है इसमें डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करना जो है वो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये बिग चेंज जो है इस रीजन के अंदर आएगी, ठीक है ना। अब उसमें अगर आप देखें तो यूएई का पाकिस्तान से अपने पैसे डॉलर वापस लेना, जी सर, ऐसे तो यही बात है, उसमें यमन वाला फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया भी चाहेगा कि इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल इसको रिजॉल्व कर दे। यमन को, अगर यमन जो है वो उसी तरह वो एक्टिव रहता है फ्रंट, तो सऊदी अरेबिया को क्या फायदा उसका। तो लिहाजा ये एक वार होनी है जी। सर होप सो कि सर चीज़ें बेहतरी की तरफ से, तो उम्मीद है सर कि अल्लाह पाक, सर उम्मीद कायम रखनी चाहिए कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। होप सो कि सबको एक पॉजिटिव फैक्टर प्ले करना चाहिए, किरदार अदा करना चाहिए हमारी सिचुएशन के अंदर जो भी है सर। तो लेकिन सब रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज में है ना, उनको अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, उनके बेसिस के ऊपर अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे, और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें हर हाल में बार मेरा ख्याल है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में यही कहता हूँ कि आप जब तक अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं करते, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप डिपेंडेंट रहेंगे दूसरे मुल्कों के ऊपर, तो दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी न्यूट्रलिटी, आपकी एग्जिस्टेंस ऑल द टाइम विल बी थ्रेटन्ड। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मुल्क के अंदर रहने वाले लोग सेटिस्फाइड हों। वो तभी सेटिस्फाइड हों जब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को होगा, ठीक है ना। अब देखें लोग तभी स्टेक होल्डर किसी मुल्क के अंदर बनते हैं जब उनके पास कोई लाइफ हो, मतलब उनके पास कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, तो
उनकी कोई फैमिली लाइफ हो, रिस्पेक्ट हो सर, इसी से फैमिली लाइफ हो जी उनकी, तो वो स्टेक होल्डर बन जाते हैं ना, तो पूरी इस आइडियोलॉजी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। जी सर, जब पीपल गरीब हो, जी सर, उनके पास कुछ भी ना हो, इकोनॉमिकली पुअर हो, तो वो तो स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे ना। वो किस लिए फिर अपने वो कहेंगे यार ठीक है जो कुछ होता है जी वो। सर, इसलिए ये एक रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। करना अगर हम चाहिए। इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको कहें यार ये तो प्रोपेगेंडा है, दिस एंड दैट है, जी सर, तो वो ये मैंने आप अगर आप देखें तो हुज़ूर अकरम की हदीस में पहले भी हमने एक दफ़ा पॉडकास्ट में बात की थी कि गुर्बत इंसान को कुफ्र की तरफ ले ऊपर की जाती तरफ लेके जाते हैं सर। है। और गरीब आदमी जो है नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जी वो सर, कैसे किसी स्टेट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा। करेंगे। तो गुर्बत को खत्म करना किसी मुल्क के अंदर, दिस शुड बी द वन ऑफ द प्राइम गोल गोल ऑफ ऑफ द कंट्री। कंट्री। वो अगर गोल हो अचीव हम कर लेंगे, बाकी सारी चीजें साथ चलती साथ हैं, चलती रहती लोग है। जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सर वही बात है, वही ह्यूमन फैक्टर किसी भी नेशन का बेहतर होगा तो वो बेहतर ये एक रियलिटी है, रियलिटी ये हज़ारों साल से, आज से नहीं हज़ारों साल से ये साल बात से है। ऐसे हैं। ज़ुरैर साहब ने जब वो कैदी लाए तो सबसे पहले इसको डेवलप करने की कोशिश कोशिश की उन्होंने कहा पढ़ाओ उसको, पड़ा हो तो तुम आज़ाद हो जाओगे। उसको जब सिखाओगे जी सर, तो उनकी उनकी एक कॉल है कि अल इल्मु सलाही, नॉलेज इज माय वेपन। तो ये बदकिस्मती है हमारी, हम नॉलेज में भी पीछे, और इकोनॉमिक पावर, नॉलेज बगैर इकोनॉमिक नॉलेज के आप इकोनॉमिक पावर भी नहीं बन सर सकते। फॉरेन कंट्रीज या गोरे सर इसी वजह से तरक्की की है उन्होंने। नॉलेज इन्होंने चाइना ने किया आपके जी सामने, सर, देखा ना चाइना का आप ग्रोथ रेट सर देखें, आप देखें कितना गरीब गरीब मुल्क था। खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। ये 90s में उसकी जीडीपी आप देखें तो आज देखें, सिर्फ उसने एजुकेशन को, जापान की आप देखें, जी सर, जापान का एक रूरल गुजरा है, उसने 50 इयर्स फोकस किया एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन और जापान बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर। सुपर पावर। सर अल्लाह करे अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि हमारी नेशंस को ना दबाएं, बल्कि साथ लेके चलें। साथ लेके चलने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, रिज़्क में वसाइल है बरकत हमारे होती है। पास। सर हम सोचते हैं कि सारा पैसा रिस्क हम कंट्रोल कर लें, लेकिन वो अल्लाह का देन है, अल्लाह सबको देता है, ये हमारा ईमान होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन थैंक करने यू का। वेरी सर मच, इंशाल्लाह आपको भी फिर शुक्रिया आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।